Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 history chapter 3 the Delhi Sultans. So without wasting any more time, let's start our video. These are the topics that will be covered about the rulers of Delhi Sultanate, administration and consolidation, Sultan in 15th and 16th century. Delhi first became the capital of a kingdom under Tomara Rajputs. So this is the first Rajput ruler who became the Sultan of Delhi. So he was from Tomara dynasty who were defeated by चौहान्स, जो कि चौहान्स से हराए गए थे। यानी कि जो दिल्ली के पहले शासक थे वो तुम्हारा राजपूत के थे रूलर, तो वो चौहान से हराए गए। ऑल्सो कॉल्ड चहामनास, चौहान्स को चहामनास भी कहा जाता है। और जो चौहान थे वो अजमेर के थे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल दैट कंट्रोल अ वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन था कैपिटल में, उससे जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ज़्यादातर हिस्से कंट्रोल हो सकते थे। स्टार्टेड विथ द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत एट द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, यानी कि ये जो इसकी नींव थी, मतलब दिल्ली को कैपिटल बनाने की, वो 13th सेंचुरी से स्टार्ट हो चुकी थी। रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के रूलर्स सबसे पहले तुम्हारा आए, मतलब ईयरली 12th सेंचुरी, यानी 12th सेंचुरी के पहले। यहाँ पे डेट भी मेंशन है 11,165। तो चौहान्स के बारे में है। चौहान्स आए थे 1165 से 1192 तक इन्होंने रूल किया था। पृथ्वीराज चौहान इसके मेन रूलर हैं। अंडर तुम्हाराज एंड चौहान्स दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कैम्यूरिकल सेंटर। जो तुम्हाराज और चौहान्स थे, इन्हीं के अंडर में, इन्हीं के देख रेख में जो दिल्ली था वो एक इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर हो गया। स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी ने 2006 से लेकर 2090 तक रूल किया। इन 2036 रजिया द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली, यानी कि 1236 में रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, वो रानी बनी, बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सुल्तान बनी। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, वो सिंहासन से हटा दी गई 1240 में। खलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक इन्होंने रूल किया है। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर was the next phase of expansion which started with अलाउद्दीन खलजी इन सदर्न इंडिया। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर यानी कि जो कि इनके राज्य का था, was the next phase of expansion, यानी कि इनका जो राज्य था वो और बढ़ने लगा सदर्न इंडिया की ओर। अलाउद्दीन खलजी द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खलजी जो थे खलजी डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर थे। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ मार्केट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो इन्होंने मार्केट का जो सिस्टम था उसको कंट्रोल किया और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और इन्होंने अपनी आर्मी को भी बहुत ही ज़्यादा विकसित किया। और फिर आते हैं तुगलक डायनेस्टी, इन्होंने 1320 से 1414 तक रूल किया है। एक्सटर्नल फ्रंटियर culminated with Muhammad bin Tughlaq, and he introduced 3 projects shifting of capital from Delhi to दौलताबाद। यानी कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने भी सेम ही किया, अपने एक्सटर्नल फ्रंटियर यानी कि अपने राज्य को बढ़ाया और एक्सपेंशन हुआ इनके राज्य में।
और इन्होंने 3 प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस किए थे। अपना इन्होंने कैपिटल को बदलना चाहा था दिल्ली से दौलताबाद तक, वो इनका फेल हो गया। और इन्होंने कुछ टोकन करेंसियाँ भी लाई थी, वो भी इनका आइडिया फेल हो गया। और रेजिंग द लैंड टैक्स इन डोब रीजन टू 50%, यानी कि जो ये लैंड का टैक्स लेते थे वो पहले जितना भी था, अब उन्होंने जो तुगलक डायनेस्टी के थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने जो लैंड का टैक्स था उसको 50% कर दिया। यानी कि कोई भी किसान अगर 10 किलो अनाज उगाता है तो उसे 5 किलो कर देना होगा। कर यानी टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ेगा। ऑल ऑफ विच फेल्ड एंड वीकेंड हिज पोजीशन। तो ये जो सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे वो सारे फेल हो गए, जिससे कि ये थोड़े कमज़ोर पड़ गए। फिर है सैयद डायनेस्टी। इन्होंने 1414 से 1451 तक रूल किया। इट वाज द ओनली शिया डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बारे में है यहाँ पे, तो 1451 से 1526 तक इन्होंने रूल किया है लोधी डायनेस्टी ने। फिर आगे चलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानकारियाँ। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि जो इंस्क्रिप्शन थे, कॉइन्स सिक्के थे, आर्किटेक्चर थे, उनसे इंफॉर्मेशन मिला है कि दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। फर्दर वैल्यूएबल सोर्स आर हिस्ट्रीज, मतलब जो वैल्यूएबल सोर्स थे वो हिस्ट्रीज थे। तवारीख सिंगुलर, यानी कि जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो सिंगुलर फॉर्म में उसको तारीख कहते थे, और तवारीख उसका प्लूरल फॉर्म था। रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ये जो लिखा जाता था उसको पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, ये जो था लैंग्वेज वो दिल्ली सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। दी ऑथर्स ऑफ तवारीख वेयर लर्न मैन, यानी कि जो लिखने वाले थे तवारीख के वो पढ़े लिखे थे। सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि जो लिखने वाले थे वो सेक्रेटरीज भी होते थे, पोइट्स भी होते थे, हो सकते थे, या फिर कोर्टियर्स, यानी कि जो राजा के दरबार में कोर्टियर्स होते हैं वो भी हो सकते थे। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, जिन्होंने इवेंट्स को लिखा, एंड एडवाइज्ड रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, यानी कि ये कुछ सलाह भी देते थे अपने राजा को कि कैसे रूल करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, उन सब में एडवाइस भी देते थे। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, यानी कि गैरिसन टाउन से एम्पायर यानी कि राज्य की ओर। इन द अर्ली 13th century, the control of Delhi Sultan rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons, यानी कि 13th century के पहले जो दिल्ली सुल्तान्स का कंट्रोल था वो फोर्टिफाइड टाउन्स यानी कि गैरिसन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। गैरिसन्स में से Delhi's authority was challenged by Mongols and by governors who rebelled at any sign of Sultan's weakness, यानी कि जो दिल्ली की अथॉरिटी थी उसको मंगल्स बहुत ही ज़्यादा चैलेंज करते थे, यानी अटैक करते थे, और जो उसमें के गवर्नर्स है दिल्ली अथॉरिटी के वो भी रिबेल करते थे, यानी कि उनको अगर कोई भी सुल्तान का वीकनेस मिल गया तो वो कोई भी चूक नहीं छोड़ करते थे उसको नीचे गिराने में सुल्तान को। द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सुल्तान टुक प्लेस अंडर द रीजन ऑफ बलबन, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था यानी दिल्ली का जो राज्य था वो और बढ़ने लगा बलबन की देख रेख में। अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, ये 3 राजा हैं जिनकी देख रेख में जो दिल्ली सल्तनत है वो और एक्सपेंड करने लगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन, टू हैव रिलायबल
governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called बंदेज इन पर्सियन। तो जो इल्तुतमिश थे उन्होंने अपना एक फेवर यानी कि अपने हिसाब से एक चीज़ इंट्रोड्यूस की, जो था कि वो स्लेव्स को, वो खुद एक स्लेव थे जो कि राजा बन चुके थे। तो वो क्या करते थे कि वो स्लेव्स को ख़रीदते थे और उसको मिलिट्री सर्विस में ख़रीद कर स्लेव्स मतलब होता है नौकर, उनको ख़रीद कर वो मिलिट्री सर्विस में यूज़ करते थे और इसको बंदेज कहा जाता है पर्शियन लैंग्वेज में। द खिलजिस एंड तुगलक्स continued to use बंदेज एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। तो खलजी और तुगलक ने भी सेम चीज़ यूज़ की है। who were who were their clients to high position like governors and generals। तो इन्होंने क्या किया है कि जो ये लोग थे स्लेव्स, वो इन्होंने ऐसा किया है कि वो इनके क्लाइंट्स भी बन सकते थे या फिर कोई हायर पोजीशन गवर्नर्स के भी ले सकते थे। खलजीस एंड तुगलक्स appointed military commanders as governor of territories of varying sizes। तो खिलजिस और तुगलक्स ने मिलिट्री कमांडर्स भी रखे थे जो कि एक राज्य, एक बड़े से टुकड़े राज्य के टुकड़े पर अपना शासन करते थे और वो टैक्सेस कलेक्ट करके इन्हें देते थे। दीज लैंड्स वेर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड मुक्ति और इक्तदार। तो ये जो लैंड थे टुकड़े राज्य के, उन्हें इक्ता कहते थे और उसके होल्डर यानी कि जो वो राज्य जिसके अंडर में है उसको मुक्ति या फिर इक्तदार कहते थे। द ड्यूटी ऑफ मुक्तिज वाज टू लीड मिलिट्री कंपेन्स, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। जो इनका काम था, ड्यूटी था, वो मिलिट्री कंपेन्स को लीड करना यानी कि जो मिलिट्री है उसको, सेना को लीड करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इक्ताज में, इक्ताज लैंड को कहते हैं। इन रिटर्न मुक्तिस कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर देयर असाइनमेंट एज सैलरी। तो वो सैलरी के तौर पे टैक्सेस कलेक्ट करते थे अपने लिए। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू, और उन्हें इसी रेवेन्यू से, इसी टैक्स से अपने सोल्जर्स को भी सैलरी देना होता था। अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, अकाउंटेंट्स वेयर अपॉइंटेड टू चेक द अमाउंट कलेक्टेड बाय मुक्तीज। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के अंडर में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ अमाउंट कलेक्टेड, तो वो क्या करने लगे कि जो अमाउंट है, जो पैसा है, जो अकाउंटेंट्स है मतलब मुक्तीज को, वो चेक करने लगे। एज दिल्ली सुल्तान ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। तो दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया कि हिंटरलैंड ऑफ सिटीज़ यानी जो हिंटरलैंड थे शहरों के, उनको वो कंट्रोल करने लगे। दे फोर्स द समानतास एंड द रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। और वो फोर्स करते थे, दबाव देते थे समानतास को और लैंडलॉर्ड्स को जो कि अमीर थे, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कराने के लिए। द अटैक ऑफ मंगोल्स अंडर चंगिस खान फोर्स्ड खिलजीस एंड तुगलक टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। तो मंगोल्स और द अटैक ऑफ मंगोल्स यानी कि चंगिस खान के अंडर में जो मंगोल्स का अटैक था, उससे खिलजीस और तुगलक जो थे वो फोर्स्ड हो गए मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। वो उन्होंने क्या किया कि जब अटैक हुआ चंगिस खान का, तो उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया, अपने आर्मी का, जिससे वो थोड़े वीक से पड़ गए। अब है द सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी, यानी कि 16 और 15 शताब्दी का ये सल्तनत है, राज्य के बारे में बताया जाएगा। द तुगलक एंड सैयद एंड लोदी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। तो जो तुगलक थे
और सैयद और लोधी डायनेस्टी जो थी वो दिल्ली और आगरा पर राज शासन करती रहीं 1526 तक। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया had dependent rulers who had established flourishing states and prosperous capitals। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी साउथ इंडिया का जो पार्ट था उसमें जौनपुर हो गया, बंगाल हो गया, मालवा हो गया, गुजरात, राजस्थान, तो इसमें के क्या हुआ इस राज्यों में कि रूलर अपने इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद रूलर्स होने लगे जो कि उन स्टेट्स पर कब्जा करने लगे और वो इन रूलर्स के अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्होंने इनकी अथॉरिटी को भी ठुकरा दिया। न्यू रूलिंग डायनेस्टीज लाइक अफगान्स एंड राजपूत्स also arose ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कि इस समय क्या हुआ कि कुछ डायनेस्टीज भी राइज की जो थी अफगान्स और राजपूत, ये जो दो डायनेस्टीज हैं वो भी बनी। इन 1526 मुगल एस्टेब्लिश देयर एम्पायर, यानी कि 1526 में मुगल्स अपना एम्पायर यानी कि अपना राज्य स्थापित कर लिए दिल्ली के ऊपर। शेर शाह सूरी चैलेंज्ड एंड डिफीट मुगल एम्पायर हुमायूं। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को अब चैलेंज दिया और उन्हें हरा दिया। हुमायूं मुगल के शासक थे। ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। तो उसने क्या किया कि दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया शेर शाह सूरी ने और अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। ऑल्दो ही रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, भले ही उसने 15 साल तक राज किया, लेकिन बट हिज एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट मुगल एम्पायर अकबर। तो जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके रूल करने का जो स्टाइल था, उसको अकबर ने भी कॉपी किया। यहाँ पे अकबर का शासनकाल लिखा हुआ है 1556 से 1605 तक। when he consolidated द मुगल एम्पायर, जब उसने मुगल एम्पायर को छोड़ दिया। रिकेप यानी कि जो हमने पढ़ा और कुछ एडिशनल जानकारियां हैं इसमें। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर तुम्हारा राजपूत, यानी कि जो दिल्ली था वो तुम्हारा राजपूत के अंडर में किंगडम बना। इट वाज ओनली अंडर द रूल ऑफ तुम्हारा एंड चौहान्स दैट दिल्ली फ्लोराइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। यही दोनों रूलर्स थे जिनके अंडर में ये जो दिल्ली था वो एक कमर्शियल सेंटर बना। दी city was inhabited by many Jain merchants, also constructed a number of temples। तो ये जो शहर था इसमें बहुत सारे जैन मर्चेंट्स रहते थे जिन्होंने कुछ टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट किए। कॉइन्स नॉन एज दहली वाल minted here and had a wide circulation। तो इसमें कुछ कॉइन्स जो इसमें बनते थे दिल्ली में, उसको दिल्ली वाल कहा जाता था। दिल्ली सुल्तान्स प्लेड द मोस्ट वाइटल रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल विच कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो जो दिल्ली सल्तनत था उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया दिल्ली को कैपिटल बनाने के लिए। दिल्ली सुल्तान्स ने विच कंट्रोल, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर भाग हैं, हिस्से हैं, वो कंट्रोल हो सके। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट स्पेशली सिग्निफिकेंट। तो जो इंस्क्रिप्शन थे, कॉइन्स थे, आर्किटेक्चर थे, उनसे बहुत सारी जानकारी मिली, लेकिन वो सफिशेंट नहीं था। आर हिस्ट्रीज तवारीख रिटन इन पर्शियन। तो जो हिस्ट्रीज थी, तारीख और तवारीख जो कि पर्शियन में लिखी जाती थी। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान। तो ये लैंग्वेज था ये एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज था जो कि दिल्ली सुल्तान के अंडर में था। द सुल्तान इन 15th and 16th century।
इन्हें ये है Tawarik were written by learned men, secretaries, administrators, poets and courtiers who lived in cities. तो जो तवारिक था वो पढ़े लिखे आदमी से लिखा जाता था, जो कि सेक्रेटरीज भी हो सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते थे, पोएट्स भी हो सकते थे और इवन कोर्टियर्स भी हो सकते थे। who lived in cities, जो कि शहरों में रहते थे, मेनली दिल्ली में। They were written for the Sultan with anticipation of rich rewards. तो वो सुल्तान्स के फेवर में लिखते थे जिससे कि उन्हें रिवॉर्ड्स मिले अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स। दे ऑल्सो एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस, यानी कि कैसे शासन करना है वो भी एडवाइस करते थे रूलर्स को। emphasizing the importance of just rule based on birthright and danger distinctions. तो ये भी बताते थे कि जेंडर डिस्टिंक्शंस और बर्थ राइट के बारे में शासकों को नॉट शेयर्ड बाय एवरीवन, जो कि सबसे शेयर नहीं किया जाता था, बस शासक के द्वारा ही शासक को ही शेयर किया जाता था। रजिया द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1236। तो जो रजिया थी वो सुल्तान बनी, जो कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, वो दिल्ली की सुल्तान बनी 1236 में। बट शी वाज डिथ्रोन्ड ओनली इन 1240, लेकिन वो अपने सिंहासन से हटा दी गई 1240 में, ओनली फॉर बीइंग अ वुमेन, क्योंकि इसलिए उनको हटा दिया गया क्योंकि वो वुमेन थी, औरत थी। एंड वाज अनएक्सपेक्टेड टू द नोबल्स, यानी कि जो कि लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी। इवन अ फेमस क्रोनिकलर ऑफ द एज मिनाजी सिराज, यानी कि इस समय के जो फेमस क्रोनिकलर हैं उन्होंने भी, जो कि मिनाजी सिराज हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि ये जो थी रजिया सुल्तान, वो अपने भाइयों से बहुत ही ज़्यादा एबल थी, शासन के लिए बहुत ही ज़्यादा योग्य थी, लेकिन लोग उनसे कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि वो बस एक औरत थी, इसीलिए उनको हटा दिया गया। In the early 13th century, there was no sufficient expansion of Delhi beyond heavily fortified town occupied by garrisons. It was only during the reigns of Ghiyasuddin Balban. जो कहने का मतलब ये है कि जो 13th सेंचुरी में जो दिल्ली था वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, वो ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन उसके बाद जो 13th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि कुछ गैरिसन टाउन्स को ऑक्यूपाइड यानी कैप्चर किया गया, और गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक डेट दिल्ली सॉ एक्सपेंशन फॉर फर्स्ट टाइम। इन्हीं तीन रूलर्स ने दिल्ली को फैलाया, दिल्ली के राज्य को, दिल्ली की सीमा को और बढ़ाया, इन्हीं तीनों रूलर्स ने। द एक्सपेंशन वाज इनिटिएटेड विथ द इंटरनल फ्रंटायर, मतलब कि जो एक्सपेंशन था वो इंटीरियर फ्रंटायर के द्वारा इनिटिएट किया जाता था। फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड इन गंगा यमुना डोव एंड हंटर गैदरर, जंगलों को काटा जा रहा था गंगा यमुना के पास, और जो हंटर्स और गैदरर्स थे एंड pastoralists expelled from their habitats, and these lands were given to peasants in order to promote agriculture. तो यहाँ से हंटर्स और गैदरर्स चले गए, तो ये जो ज़मीन था उसको किसानों को दे दिया गया एग्रीकल्चर के लिए। रीजनल ट्रेड्स वेयर आल्सो प्रमोटेड, यहाँ पे रीजनल जो ट्रेड्स होते थे, रोजगारी जो होता था उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया गया। आगे चलते हैं। एक्सटर्नल फ्रंटियर was the next phase of expansion which was
which started with Alauddin Khilji in southern India in culminated with मोहम्मद तुगलक। तो जो एक्सटर्नल फ्रंटियर था वो नेक्स्ट फेज़ पे एक्सपेंशन के नेक्स्ट फेज़ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ, जो कि सदर्न इंडिया में हुआ और विथ मोहम्मद तुगलक, और ये मोहम्मद तुगलक के भी साथ ये एक्सपेंड किया। The armies of Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent till the region of मोहम्मद तुगलक। तो जो आर्मीज थे दिल्ली सुल्तान के वो थोड़े और बड़े पार्ट तक हो गए, यानी बड़े पार्ट तक फैल गए सब कॉन्टिनेंट के मोहम्मद तुगलक के रीजन में। दे डिफीटेड रिवाइल्स साइज सिटी, यानी कि उन्होंने छोटे बड़े शहरों को डिफीट किया, हराया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्री, तो जो सल्तनत था, जो राज्य था, उसने पीजेंट्री यानी कि जो खेती बाड़ी किसान थे उनसे टैक्सेस लिए गए। द ईयरली दिल्ली सुल्तान फेवर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ देयर स्लेव्स, तो जो दिल्ली सुल्तान था, दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने अपने स्लेव्स को कुछ अपॉइंटमेंट दिए, परचेज फॉर कुछ अपॉइंटमेंट अपने स्लेव्स के साथ किए, जो था कि उन्हें खरीदा गया स्लेव्स को और उन्हें मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया एज गवर्नर्स, या फिर गवर्नर्स के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। These slaves were totally depend upon their master and so they were more reliable and trustworthy। तो ये जो स्लेव्स थे वो अपने मास्टर पे पूरी तरह से डिपेंड थे, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा विश्वासकारी थे, वफादार थे। They were called बंदगान इन पर्शियन, इन्हें बंदगान कहा जाता है पर्शियन लैंग्वेज में। तो आपके बुक में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ बंदगान, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। द खिलजीस एंड तुगलक्स कंटिन्यूड द यूज़ ऑफ बंदगान एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। तो खिलजीस जो थे और तुगलक जो थे उन्होंने भी बंदगान का यूज़ किया और एंड ऑल्सो रेज्ड हम पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, इन्होंने हम्बल बर्थ के पीपल को भी रेज किया। यूजुअली देयर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को टू हाई पोजीशन अपॉइंटेड देम एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। तो उन्हें जो इनके लोग थे तुगलक और खिलजिस के बंदगान, उनको हाई पोजीशन पे ले जाया गया, अपॉइंट किया गया गवर्नर्स या फिर जनरल्स के तौर पे। However, this also gave rise to political instability as there was often a conflict for succession। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जब युद्ध होता था तो उसमें इन्हें सक्सेशन यानी कि फ़ायदा भी मिलता था इसकी वजह से। दिस सिस्टम वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द एलिट्स एंड ऑथर्स ऑफ तवारीख बिकॉज for them the new high class people were in fact low and base born। तो ये जो सिस्टम था उसको क्रिटिसाइज किया गया तवारीख के ऑथर्स, तवारीख के लेखकों के द्वारा, क्योंकि उनके हिसाब से हाई क्लास के जो लोग थे वो लो क्लास के लोगों से भी नीचे चले गए थे इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि जब स्लेव्स ही गवर्नर्स बनेंगे तो हाई क्लास के लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए तवारीख के जो ऑथर्स थे उनके द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया। The Khalji and Tughlaq monarchs like predecessors appointed military commanders as governors of territories of varying sizes। तो जो खलजी और तुगलक मोनार्क थे, जैसे कि प्रेडिसर्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ टेरिटरी। तो जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो बड़े बड़े राज्य के बड़े बड़े लैंड पे अपना क्या कहते हैं उसको, मिलिट्री को अपॉइंट करते थे
और दीज टेरिटरीज वेयर कॉल्ड इक्ताज, और ये जो लैंड था उसको इक्ता कहते हैं। एंड देयर होल्डर्स वेयर कॉल्ड इक्तदार और मुक्ति, और जो उसके मालिक थे उन्हें इक्तदार या फिर मुक्ति भी कहा जाता है। मुक्तिज वेयर सब रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग देयर मिलिट्री कॉम्बेंस एंड मेंटेनिंग इक्ताज। तो जो मुक्तिज थे उनका काम था अपने मिलिट्री कॉम्बेंस को लीड करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अपने इक्ता का। अकाउंटेंट्स वेयर अपॉइंटेड बाय स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तिज। तो जो अकाउंटेंट्स थे वो स्टेट से ही अपॉइंट किए जाते थे रेवेन्यू सिस्टम को चेक करने के लिए। मुक्तिज के द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते हैं उनको चेक करने के लिए, who were not allowed to collect revenue for more than that prescribed by the state, nor were they allowed to keep soldiers more than number of prescribed by state। यानी कि एक संगठन कह सकते हैं, वो रूलर्स के द्वारा चलाया गया कि जो मुक्तिज हैं वो ज़्यादा रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करेंगे, और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने से मना किया गया। और मतलब किसी भी राज्य में उसकी ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री को भी नहीं रखा जाएगा, और ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू भी कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये सिस्टम चालू हुआ रूलर्स के द्वारा। दिल्ली सुल्तान्स हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़। जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल कर लिया हिंटरलैंड सिटीज़ के हिंटरलैंड पर। एंड सो द समांताज एरिस्टोक्राट्स वेयर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे या फिर समांताज थे उनको फोर्स किया गया अथॉरिटी को एक्सेप्ट कराने के लिए। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी's regime, the state brought the assessment and collection of land revenue under its control। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो असेसमेंट था और जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो कंट्रोल था वो बहुत ही अच्छा हो गया, और अलाउद्दीन खिलजी ने अच्छे से रूल किया। तो ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर। हमारा आज का चैप्टर ख़त्म। वेट सॉरी। सो आगे भी है सॉरी। देयर वेर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जो टैक्स लिए जाते थे वो 3 प्रकार के होते थे। ऑन द कल्टीवेशन कॉल्ड खराज। तो 3 तरीके के टैक्सेस होते थे, जिसमें से जो कल्टीवेशन पे था उसका नाम खराज था। एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ देयर पीजेंट्स प्रोड्यूस। यानी कि जो भी खेती से पैसा या फिर अनाज होता था उसका 50% टैक्स देना है, ये होता था खरच जिसको कहते हैं। ऑन कैटल्स के भी ऊपर और हाउसेस के ऊपर भी टैक्सेस देने पड़ते थे। एज द लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान। यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट का बड़ा सा हिस्सा दिल्ली सुल्तान के अंडर में था। It was difficult to control distance province like बंगाल from दिल्ली। मतलब कि बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी क्योंकि दिल्ली से बंगाल इतना दूर अगर कंट्रोल आपको करना हो तो वो डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इतने दूर तक मैसेज नहीं जा पाएगा, मैसेज जाने में लेट होगा, इसीलिए कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। हैंस सून आफ्टर annexation of southern India, the entire region become independent। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो सदर्न एरिया था रीजन का, यानी कि इंडिया का जो सदर्न इंडिया था वो इंडिपेंड हो गया। वो राजा के अंडर में अब नहीं था, वो इंडिपेंड हो गया था। वहाँ पे कुछ लोकल रूलर्स हो गए थे जो कि राजा के अथॉरिटी को ठुकरा दिए थे। The Mongols led by Genghis Khan invaded Trakshonia in northeast Iran in 1219। जो मंगोल्स थे जंगिस खान के, उन्होंने
ट्रांसोक्सेनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान। मतलब इन्होंने क्या किया कि ट्रांसोक्सेनिया जो नॉर्थ ईस्ट ईरान का पार्ट है उसके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया 1219 में। सच अटैक्स फ्रीक्वेंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन ईयरली डेज ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल। तो इन्होंने अटैक भी किया था मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, रूल के टाइम पे। These forced two rulers to mobilize a large standing army in Delhi. It posed a huge administrative challenge. तो उससे क्या हुआ कि इन्हें बहुत ही बड़ी सेना का यूज़ करना पड़ा, जिससे कि ये थोड़े कमज़ोर पड़ गए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक बड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज इनके ऊपर पड़ गया, इन दोनों रूलर्स के ऊपर। आफ्टर तुगलक द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। तो तुगलक के बाद क्या हुआ, सैयद और लोधी डायनेस्टी आए जो कि आगरा और दिल्ली तक रूल किए 1526 के समय तक। बाय डेट टाइम जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड इंटायर साउथ इंडिया इंडिपेंडेंट रूलर्स who established flourishing states and prosperous capitals। तो इनके रूल में क्या हुआ कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और जितना भी साउथ इंडिया है वो उसमें क्या हुआ कि अपने इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए, जिन्होंने अपना एक राज्य स्थापित किया, अलग अलग स्टेट्स स्थापित हो गए। It was during this period that some new ruling group like Afghans and Rajputs emerged। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ नए रूलिंग ग्रुप्स बने, अफगान और राजपूत, जो इस काल में अपना राज्य स्थापित किए। सम स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स ऑल्सो एमर्ज। तो इसके बाद क्या हुआ कि स्मॉल छोटे लेकिन पावरफुल और एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि अच्छे से शासन जिसमें हो उसी को वेल एडमिनिस्ट्रेटेड कहते हैं, ऐसे भी स्टेट्स बने। शेरशाह सूरी 1540 to 1545 was the most powerful of them all। तो इस काल में क्या हुआ कि 1540 से 1545 में एक रूलर हुए शेरशाह सूरी जी, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। ही इवन चैलेंज द मुगल एम्पायर हुमायूं एंड कैप्चर्ड दिल्ली। उन्होंने क्या किया कि जो मुगल एम्पायर थे हुमायूं, उन्हें भी चैलेंज किया और उन्हें हराकर दिल्ली के ऊपर कैप्चर, यानी कि दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल तक ही इन्होंने कब्जा किया। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स एंड अ लॉट ऑफ वेलफेयर वर्क्स। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे नेक काम किए अपने राज्य में और बहुत ही अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस की। His administration become the model followed by the great emperor अकबर। तो इनके जो शासन करने का जो स्टाइल था इनका, वो अकबर ने उसे कॉपी किया। अकबर का यहाँ पे शासनकाल लिखा हुआ है, 1556 से 1605 तक अकबर ने राज किया है। When he consolidated द मुगल एम्पायर, जब उन्होंने मुगल एम्पायर को अकबर ने अपने हाथ में लिया, तब उसने कॉपी किया किसके एडमिनिस्ट्रेशन को, तो शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक के लिए मिलेंगे, तब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।